हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो ये चैप्टर आपको इस पूरे बुक का एक इंट्रोडक्शन देता है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इनके बीच का रिलेशन कैसा है, फिर हम नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। फिर हम ज्योग्राफी के कई सारे अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो बुक है इसका नाम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है और आपने क्लास 11th में जो पार्ट ए बुक आपका था वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी था, जिसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे लैंडफॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट्स, ये सब कुछ आप पढ़ रहे थे। लेकिन ये बुक फोकस करता है ह्यूमन ज्योग्राफी पे और ह्यूमन ज्योग्राफी हम बिना फिजिकल ज्योग्राफी के मदद के नहीं पढ़ सकते। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया गया है जो ज्योग्राफी के बारे में है। So first point is geography as a field of discipline or field of study is integrative, empirical and practical. तो तीनों वर्ड्स के बारे में हमें समझना होगा। So geography as a field of study is integrative. इसका मतलब ये है कि geography कई सारे और डिसिप्लिन्स के साथ रिलेटेड है, लिंक्ड है। जैसे कि ज्योग्राफी लिंक्ड है पॉलिटिकल साइंस के साथ, हिस्ट्री के साथ, फिर सेफोलॉजी के साथ, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। सो ज्योग्राफी अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ कनेक्टेड है। अब ज्योग्राफी के कई सारे फील्ड्स और सब फील्ड्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज प्रैक्टिकल। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसी से लिंक नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्योग्राफी इज एन एम्पिरिकल सब्जेक्ट। एम्पिरिकल सब्जेक्ट ये इसीलिए है क्योंकि ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, इसीलिए एज अ फील्ड ऑफ स्टडी ये एक एम्पिरिकल डिसिप्लिन है। सो ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। और कई सारे डिसिप्लिन्स के साथ लिंक होने के वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो रीच है वो बहुत ज्यादा है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना होते हैं हम उनका स्पेशल वेरिएबिलिटी और टेम्परल वेरिएबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। स्पेशल वेरिएबिलिटी स्पेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि किस रीजन में कैसा क्लाइमेट है। वैसे ही हम टेम्परल वेरिएबिलिटी यानी कि टाइम का वेरिएशन भी ज्योग्राफिकली पढ़ सकते हैं। तो हर एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना का स्पेशल टेम्परल वेरिएबिलिटी हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये पता है कि अर्थ के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है नेचर, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा मेन कंपोनेंट है लाइफ फॉर्म्स जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो दो मेजर कंपोनेंट है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा है लाइफ फॉर्म्स जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी के भी दो मेन ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का डेफिनेशन और फिजिकल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी का सिंपल डेफिनेशन ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, फ्लोरा, फौना, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और ह्यूमन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर समझने के लिए हमारे पास तीन मेजर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड या हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन क्या है, फिजिकल वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। एंड यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड का मतलब है जो सोशल कल्चरल वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, जो डेवलपमेंट्स हमने किए हैं वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ये है फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है वो है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना। यहाँ पे ह्यूमन फिनोमिना के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कल्चरल फिनोमिना, जैसे कि लैंग्वेज या रिलीजन। तो हम ये स्टडी करेंगे कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेस का स्टडी होगा, एक रीजन का स्टडी हम करेंगे। तो ह्यूमन फिनोमिना का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ें तो हम ये देखेंगे फॉर एग्जांपल हर एक रीजन का लैंग्वेज क्या है, कल्चर कैसा है, तो ये ह्यूमन फिनोमिना है। अगर इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़े तो हम ऐसे पढ़ेंगे, और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ये भी पढ़ते हैं कि कौन सा रीजन सोशली एडवांस्ड है, कौन सा रीजन बैकवर्ड है, तो हम सोशल डिफरेंसेस देखते हैं। फिर हम इकोनॉमिक डिफरेंसेस की भी स्टडी करते हैं, जैसे कि कौन सा रीजन डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है। सो वी ऑल्सो स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर। अब आगे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो आपको ये पता होगा कि ज्योग्राफी का जो मेन एम या मेन कंसर्न है अर्थ के बारे में पढ़ना, क्योंकि अर्थ ह्यूमन बीइंग्स का घर है, हम यहाँ पे रहते हैं। और हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है, यानी कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमें सस्टेन किया है, जिनकी मदद से हम अर्थ में रह पा रहे हैं। इसीलिए ज्योग्राफी में मेन एम्फेसिस दिया जाता है नेचर या फिजिकल एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन बीइंग्स पे। और ज्योग्राफी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ज्योग्राफी में डुअलिज्म है। डुअलिज्म मींस एक ही सब्जेक्ट में या एक ही डिसिप्लिन में दो एस्पेक्ट्स का होना, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स का होना। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी का जो स्टडी करने का अप्रोच होता है उसमें रीजनल अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच है। इसके बारे में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, हम आगे भी इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे जैसे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व हो रहा था तब कई सारे डिबेट्स होने लगे। पहला डिबेट ये था कि क्या ज्योग्राफी नोमोथेटिक होना चाहिए या आइडियोग्राफिक होना चाहिए। नोमोथेटिक मींस जनरलाइज करना। नोमोथेटिक जनरल लॉज से डील करता है। अगर किसी चीज को जब हम जनरलाइज कर देते हैं, यानी कि अगर हम कोई फिनोमेना पढ़ रहे हो, अगर हम क्लाइमेट पढ़ रहे हो तो पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या है, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो पूरे वर्ल्ड का नेचुरल वेजिटेशन क्या है, हम जनरलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम मैक्रो लेवल पे उसकी स्टडी कर रहे हैं। आइडियोग्राफिक में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। अगर हम क्लाइमेट की स्टडी करेंगे तो हम हर एक इंडिविजुअल यूनिट, हर एक रीजन का क्लाइमेटिक फीचर पढ़ेंगे। तो ये होता है नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक पे हम मैक्रो लेवल स्टडी करते हैं, आइडियोग्राफिक पे हम माइक्रो लेवल स्टडी करते हैं। तो पहले डिबेट ये होता था कि क्या ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन नोमोथेटिक होना चाहिए या आइडियोग्राफिक या डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। फिर इस बात पे डिस्कशन होने लगा कि ज्योग्राफी ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच मीन्स किसी चीज को पढ़ने का तरीका। तो इस बात पे ये डिस्कशन होने लगा कि क्या ज्योग्राफी पढ़ने का अप्रोच रीजनल होना चाहिए या फिर सिस्टमैटिक होना चाहिए। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 11 पार्ट ए बुक में पढ़ा होगा। सो रीजनल अप्रोच मींस हम पूरे वर्ल्ड को रीजन्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक रीजन को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी कर रहे हो तो हम पूरे वर्ल्ड को पहले रीजन्स में डिवाइड करेंगे और हर एक रीजन को एक यूनिट कंसिडर करेंगे और हर एक यूनिट का जो नेचुरल वेजिटेशन कैसे है, क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सिस्टमैटिक अप्रोच में मैक्रो लेवल स्टडी होता है, यानी पूरे वर्ल्ड को हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे और ऐसे हम फिनोमेना को पढ़ेंगे, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड में नेचुरल वेजिटेशन कैसे है। फिर ज्योग्राफी में इस बात पे डिस्कशन होने लगा कि ज्योग्राफी को इंटरप्रेट कैसे करें। क्या इसे थियोरेटिकली इंटरप्रेट करें, यानी कि क्या इसे थियरीज के बेसिस पे, पुरानी थियरीज के बेसिस पे इंटरप्रेट करें, या इसका इंटरप्रिटेशन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थ्रू होना चाहिए, यानी कि ऐसे इंटरप्रेट करें जिसमें हम ये देखेंगे कि हिस्टोरिकल एलिमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहे हैं। तो
तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए, इस बात पे भी डिस्कशंस होने लगे। अब इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशंस और डिबेट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन हम एक चीज एग्री कर सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि ह्यूमन एलिमेंट्स और नेचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें पढ़ रहे हो तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का जो डाइकोटमी है, डाइकोटमी मीन्स डिफरेंसेस या कॉन्ट्रास्ट, ये वैलिड नहीं है। एंड द मेन रीजन इज कि हम नेचर और ह्यूमंस को सेपरेट नहीं कर सकते, इनके बीच में एक कनेक्शन है, एक लिंक है। तो हम जब भी पढ़ेंगे हम इस इंटर रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। इसीलिए जब हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है। अब इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमने फिजिकल और ह्यूमन जियोग्राफी को मेटाफर्स के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और ये मेटाफर्स हमने ह्यूमन एनाटॉमी के सिंबल्स के थ्रू ली है। अब वो कौन से सिंबल्स है हम आगे पढ़ेंगे। तो हम कई सारे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ का मीनिंग है होल अर्थ। फिर आई ऑफ द स्टॉर्म, जिसका मीनिंग है स्टॉर्म का मिडिल पॉइंट, कोर या सेंटर पॉइंट। फिर माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर वो पार्ट होता है जहां पे रिवर एक लेक में एंटर करती है या एक बड़े से रिवर को ज्वाइन करते हैं, वो होता है माउथ ऑफ द रिवर। फिर स्नाउट या नोज ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर का एंड पॉइंट। फिर नेक ऑफ द इस्थमस, तो इस्थमस एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक नेक लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है इस्थमस। इस्थमस दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है या दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। फिर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल मींस लेयर्स ऑफ सॉइल या कंटेंट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी के कुछ सिंबल्स जैसे फेस, आई, माउथ, नोज, नेक, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया है एक फिजिकल फिनोमिना को बताने के लिए। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कैसे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी इनसेपरेबल है। एक और एग्जांपल, जो रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स हैं उन्हें ऑर्गेनिजम्स कहा गया है, और जर्मन ज्योग्राफर्स स्टेट और कंट्री को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक जर्मन ज्योग्राफर है फ्रेडरिक रैट्सल, वो कहते हैं स्टेट एक ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसे एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जगह की जरूरत है। एक और एग्जांपल, जो नेटवर्क्स ऑफ रोड है, रेलवेज है, वाटरवेज है, उन्हें हम आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है, जहां पे हम मेनली फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी का बेसिक डेफिनेशन और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। यहां से हम ये देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और अलग अलग डेफिनेशंस। तो अब हम देखेंगे अलग अलग ज्योग्राफर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया है, उनके डेफिनेशंस। तो पहले ज्योग्राफर है फ्रेडरिक रैट्सल, तो वो कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो हम जब भी कोई डेफिनेशन देखेंगे हमें फोकस करना होगा कीवर्ड्स पे। तो रैट्सल के डेफिनेशन का कीवर्ड क्या है? सिंथेटिक स्टडी, रिलेशनशिप, ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो रैट्सल ये कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज, ह्यूमन एलिमेंट्स का रिलेशनशिप फिजिकल एनवायरनमेंट या अर्थ सरफेस से कैसे है, क्या रिलेशनशिप है। तो रैट्सल ये कहते हैं कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे हमें एम्फेसिस देना होगा सिंथेसिस पे, यानी कि हमें दोनों एलिमेंट्स को, फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को, यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस को कंबाइन करके पढ़ना होगा। तो ये था पहला डेफिनेशन बाय रैट्सल। सेकेंड डेफिनेशन है एलन सी सेम्पल का। सो एलन सी सेम्पल का डेफिनेशन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स हैं चेंजिंग रिलेशनशिप, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो यहाँ पे एलन सी सेम्पल ये कह रही हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये देखते हैं कि अनरेस्टिंग मैन यानी कि वो इंसान जो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रहा है, रुक नहीं रहा, पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट ही कर रहा है, और यहाँ पे ग्रीड का फैक्टर भी आता है, थोड़ा ग्रीडी भी है इंसान। फिर
ऐसे इंसान का सामना होता है अनस्टेबल अर्थ से। अर्थ स्टेबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट पे जो भी एक्शन करते हैं उसका एक रिएक्शन नेचर से आता है, और ये जो रिलेशनशिप है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, चेंज हो रहा है ये रिलेशनशिप। कैसे? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था जब हम नेचर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे हम पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगे कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करें। तो एलन सी सैम्पल कह रही हैं कि मैन अनरेस्टिंग है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे अनरेस्टिंग मैन का सामना होता है एक अनस्टेबल अर्थ से, और इनके बीच का रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ये रिलेशनशिप एक डायनामिक रिलेशनशिप है, इसीलिए इस डेफिनेशन में मेन फोकस डायनामिज्म पे दिया गया है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है पॉल विडाल डेला ब्लाश ने। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। तो यहाँ पे मेन कीवर्ड्स हैं conception, synthetic knowledge, physical laws and living beings। तो पॉल विडाल डेला ब्लाश ये कह रहे हैं कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा। ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आता है? हम फिजिकल लॉज के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, हम फिजिकल लॉज को पढ़ेंगे जो अर्थ को गवर्न करते हैं। फिर हम इन फिजिकल लॉज को समझने के बाद ये देखेंगे कि ये फिजिकल लॉज जो अर्थ को गवर्न करते हैं वो लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स जो अर्थ में रहते हैं उनके साथ कैसे इंटरैक्शन होता है। तो इस डेफिनेशन में मेन फोकस है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमने जस्ट अभी देखा कि अलग अलग ज्योग्राफर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। So human geography studies the interrelationship between physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, आपको बस इसे अच्छे से समझने की जरूरत है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करता है। ये इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में है? ये इंटर रिलेशनशिप फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में है। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं। और ये जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके करते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो एक बड़ा सा स्टेज है और हम ह्यूमन बीइंग्स एक्टर्स हैं जो इस नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप है, एक म्यूचुअल इंटरैक्शन हो रहा है। सो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये हमें एक बड़ा सा स्टेज ऑफर करता है और ह्यूमन बीइंग्स उस स्टेज को मॉडिफाई करते हैं और अपना एक सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट क्या है? लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। और इन्हीं सभी चीजों को हम मॉडिफाई करते हैं, इन्हीं लैंडफॉर्म्स पे हम डेवलपमेंट करते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट हमें जो अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, जो स्टेज प्रोवाइड करता है, उस पे हम ह्यूमन बीइंग्स हाउसेस, सिटीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स, ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं और ये हमारे सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट या हमारे मटेरियल कल्चर का पार्ट है। तो ये सब म्यूचुअल इंटरैक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो फर्स्ट वील स्टडी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और एक थर्ड कॉन्सेप्ट भी है नियो डिटर्मिनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस से हमें ये समझ में आता है कि नेचर के पास ज्यादा पावर है और ह्यूमंस के पास पावर कम है। और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो एक सोसाइटी है ये एक स्टेट ऑफ नेसेसिटी के स्टेज पे है।
सो इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। अब ये जरूरी नहीं होता कि क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जरूरी होता है कि हम किस टूल और किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को प्रोड्यूस करने में, क्रिएट करने में। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख के हमें ये पता चलता है कि वो सोसाइटी कितनी एडवांस्ड है, कल्चरल डेवलपमेंट किस स्टेज पे है। अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी है तो वो सोसाइटी एडवांस्ड ही होगी, कल्चरली एडवांस्ड होगी। आप कंपेयर कर सकते हो प्रिमिटिव वर्ल्ड को 21st सेंचुरी के वर्ल्ड से, आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे एडवांस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे करते हैं। हमने ये देख लिया कि ये जरूरी होता है कि क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमें बताता है कि कल्चरल डेवलपमेंट कैसा है, लेकिन हम ये टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कैसे करते हैं। हम ये टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं जब हम नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जब हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को समझते हैं, नेचुरल लॉज की स्टडी करते हैं, तब हम नेसेसरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन और हीट के बारे में पढ़ा, समझा, तब हमने फायर को डिस्कवर किया, जो हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फायर को डिस्कवर करना। सेकेंड, जब हमने डीएनए जेनेटिक्स के बारे में और पढ़ा और सीक्रेट्स रिवील हुए, तब हम अलग अलग डिजीजेस को हटाने के लिए मेडिसिन, वैक्सीन्स डेवलप कर पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम जब लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स के बारे में पढ़ने लगे, तब हमने फास्टर प्लेन्स को डेवलप किया। तो इन सभी एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए नेचर और नेचुरल लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज की मदद से हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट हम पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है, उन रिस्ट्रिक्शंस को हम हटा पाते हैं और नेचर को और मॉडिफाई कर पाते हैं। तो पहले के स्टेजेस में, यानी कि प्रिमिटिव स्टेजेस में, ह्यूमन बीइंग्स और जो नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में इंटरैक्शन होता था, उसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो पहले जो इंटरैक्शन होता था उसमें ह्यूमन बीइंग्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, हर एक नेचुरल रूल को, लॉ को फॉलो करते थे, क्योंकि तब के स्टेज में टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस नहीं थे, हमारा जो कल्चरल सोशल डेवलपमेंट था वो भी बहुत कम था, तो हम एक प्रिमिटिव स्टेज में थे। इसीलिए उस स्टेज में जो हमारी प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और नेचर की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बीच में, यहाँ पे नेचर के पास ज्यादा पावर है, इसीलिए इसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी हम कहते हैं। तो उस स्टेज में जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और नेचर के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बीच में जो इंटरैक्शन होता था, उसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो इस स्टेज में एक ऐसा नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था जो नेचर की हर बात को मानता था, नेचर के फ्यूरी से डरता था और नेचर की पूजा करता था। तो ये एक स्टेज था स्टेट ऑफ नेसेसिटी का। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नेचर के फ्यूरी से डरते थे, पूजा करते थे, नेचर को कंजर्व करने में ज्यादा फोकस रखते थे, और ऐसा एक फिजिकल एनवायरनमेंट उस समय की सोसाइटीज के लिए मदर नेचर था। आज भी कई सारे फिशिंग कम्युनिटीज हैं जो ओशन को, सी को माँ का दर्जा देते हैं। अब आप ये केस स्टडी एक बार पढ़ लेना, जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का एक एग्जांपल दिया है, एक ऐसी कम्युनिटी जो कंप्लीटली फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड कर रही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने वाली एक सोसाइटी जो प्रिमिटिव स्टेज पे है। अब ये केस स्टडी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे ऐसे सोसाइटीज कंप्लीटली नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, नेचर की पूजा कर रहे हैं, और जितना भी प्रोड्यूस उनसे, उनके फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलता है, उसी से खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या पॉसिबिलिज्म। तो यहाँ पे हमें नाम से पता चलता है कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, यानी कि ह्यूमंस के पास ज्यादा पावर आ चुका है और नेचर सेकेंडरी हो चुका है। तो प्राइमरी एक्टर अब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ये स्टेज है स्टेज ऑफ फ्रीडम या
पॉसिबिलिज्म। तो जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, जैसे सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग्स ने और अच्छे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और धीरे धीरे करके वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का स्टेज था, उस स्टेज से वो और आगे बढ़कर पॉसिबिलिज्म के स्टेज पे आ गए, यानी कि स्टेट ऑफ फ्रीडम। सो दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। तो ह्यूमन बीइंग्स के पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा था। सो नेचर कई सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे थे और ह्यूमन बीइंग्स ने इन्हीं अपॉर्चुनिटीज का यूज किया और धीरे धीरे एक कल्चरल लैंडस्केप डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल, जो अपॉर्चुनिटीज, जो पॉसिबिलिटीज, जो रिसोर्सेज हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमें ऑफर कर रहा था, हमने उन पॉसिबिलिटीज का इस्तेमाल किया, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और एक सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक ह्यूमन वर्ल्ड क्रिएट किया, जहां पे हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं, जहां पे फील्ड्स हैं, पार्क्स हैं, फिर पोर्ट्स हैं, हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए। तो ये सारे इम्प्रिंट्स हमने हमारे एनवायरनमेंट पे छोड़े हैं और इसी कॉन्सेप्ट को स्कॉलर्स पॉसिबिलिज्म कहते हैं। यानी कि नेचर हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बीइंग्स उन रिसोर्सेज का, उन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे हमारा नेचर ह्यूमनाइज होने लगता है और ह्यूमन बीइंग्स इन रिसोर्सेज, इन पॉसिबिलिटीज के मदद से अपना एक कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। ये है पॉसिबिलिज्म या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब ये केस स्टडी एक बार पढ़ लेना, ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या फिर पॉसिबिलिज्म के बारे में है। इस केस स्टडी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कैसे हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है। तो ये केस स्टडी आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम पढ़ेंगे एक तीसरा फिनोमेना जो कि है नियो डिटर्मिनिज्म। तो पहले हमने पढ़ा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, फिर हमने पढ़ा पॉसिबिलिज्म। तो एक एंड पे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, दूसरे एंड पे पॉसिबिलिज्म है और इन दोनों के बीच में आता है एक अलग कॉन्सेप्ट जो कि है नियो डिटर्मिनिज्म। एंड नियो डिटर्मिनिज्म फोकस करता है एक मिडिल पाथ पे। सो नियो डिटर्मिनिज्म इंट्रोड्यूस किया था एक ज्योग्राफर जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। इनका नाम आप याद रखना, 1 मार्क के लिए जरूरी है। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जो कि है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या फिर नियो डिटर्मिनिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट में ग्रिफिथ टेलर ये कहते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा कि एक स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, फिर एक स्टेट है एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबिलिज्म। तो ये कहते हैं कि एक ऐसा स्टेज नहीं है जहां पे सिर्फ हम नेचर की बात मानेंगे, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, और एक ऐसा स्टेज भी नहीं है जहां पे हम अपनी मनमानी करेंगे, बस पॉसिबिलिटीज को देखेंगे, सिर्फ मॉडिफाई करते जाएंगे, बिना रुके सिर्फ चेंजेस ही करते जाएंगे। ये दोनों स्टेजेस एक्चुअली में नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि इन दोनों स्टेजेस के बीच में एक तीसरा स्टेज है, एक तीसरा सिचुएशन जहां पे ये होता है कि हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को ओबे करते हैं और जितना हमें नेचुरल एनवायरनमेंट परमिट करता है उतना हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये कहते हैं कि neither there is a state of absolute necessity nor there is a state of absolute freedom। इसके बीच का एक स्टेट आता है जहां पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जहां पे हम नेचुरल लॉस को ओबे करते हैं और उतना ही डेवलपमेंट करते हैं जितना नेचर परमिट करता है, यानी कि अपने लिमिटेशंस को कंसिडर करते हैं और बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जितना एनवायरनमेंट परमिट करे उतना ही मॉडिफाई करते हैं। तो नियो डिटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है। तो आप सबने ट्रैफिक लाइट देखा होगा। ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, 3 लाइट्स होते हैं, रेड लाइट, एम्बर लाइट और ग्रीन लाइट। रेड लाइट मींस स्टॉप, हम वहां पे तब रुकते हैं। एम्बर लाइट एक गैप देता है बिटवीन रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट, यानी कि गेट सेट। फिर ग्रीन लाइट आता है जहां पे हम मूव करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि ग्रीन लाइट शोज कि आप आगे जा सकते हो। तो ये तीनों लाइट्स
को हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हो, तो अगर नेचर रिएक्ट कर रहा है, अगर कुछ हार्मफुल चीजें क्रिएट हो रही हैं, या पोल्यूशन हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये रेड सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पे हमें रुकना होगा। फिर एक स्टेज आता है एम्बर लाइट का स्टेज, जहां पे हमें सोचना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, किस वजह से हमें ये रेड सिग्नल्स, ये डेंजर के सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो इस स्टेज पे, जो एम्बर लाइट के स्टेज पे, जैसे हम ट्रैफिक पे रुकते हैं, वेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, उस स्टेज में हमें ये देखना है कि हम क्या मॉडिफिकेशन, क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम नेचर को हार्म ना करें और ये जो डेंजर की सिचुएशन है इसे हटा दे, और कैसे इस रेड सिग्नल्स को कम कर सके। और जब हम एक प्लान तैयार करते हैं, एक सस्टेनेबल पैटर्न फॉर्म करते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होता है रेड लाइट जहां पे हम रुकते हैं, फिर एम्बर लाइट जहां पे हमें एक गैप मिलता है, और ग्रीन लाइट जहां पे हम आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ग्रीन लाइट आते ही हम और डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब हम नेचर को समझें, नेचर की लिमिटेशंस को समझे और बिना हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करे डेवलपमेंट करें, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम होता है। और हम सबको पता है, अगर हम रेड लाइट पे ना रुकें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें, तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे ही जब नेचुरल एनवायरनमेंट रेड सिग्नल्स देता है, डेंजर के सिग्नल्स देता है, तब अगर हम उस सिग्नल्स को कंसिडर ना करें, तब एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। और यहां एक्सीडेंट्स का मतलब ये है, जो आज हम ग्लोबल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जहां पे हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, हम ओजोन लेयर डिप्लीशन देख रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सभी चीजें इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इन रेड सिग्नल्स को देखकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं। इस वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और हम इन हार्मफुल एलिमेंट्स को अभी भी देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के डेफिनेशन में देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड। और ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अब हमें पता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर कंसर्न या मेन एम है अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना, यानी कि कल्चरल लैंडस्केप, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना। अब इसे और अच्छे से पढ़ने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी सोशल साइंस के बाकी कई डिसिप्लिन्स यानी कि कई सारे और सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड है। इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का कई और डिसिप्लिन्स के साथ एक लिंक है। कई और डिसिप्लिन्स जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। सो इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी अस्यूम्स अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए कई सारे अप्रोचेस हमारे पास हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अप्रोचेस चेंज हुए हैं। तो अब हम इस टेबल 1.1 की मदद से पढ़ेंगे अलग अलग पीरियड में ज्योग्राफी के क्या क्या अप्रोचेस थे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला पीरियड है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, यानी कि कॉलोनियलिज्म का स्टार्टिंग। तो इस पीरियड में अप्रोच था एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इस पीरियड में मेन इंपीरियल इंटरेस्ट और ट्रेड इंटरेस्ट की वजह से मेन फोकस था नए नए रीजन्स को एक्सप्लोर करना, नए रीजन्स को डिस्कवर करना। और इसीलिए जो भी ज्योग्राफर्स और ट्रैवलर्स थे वो हर एक रीजन का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते थे। वहां पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कैसे लोग हैं, वहां के इंडिजिनस सोसाइटी कैसी है, वहां पे क्या क्या मिनरल्स मिलता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह वगैरह। ये सारा एक डिस्क्रिप्शन हर एक ज्योग्राफर और ट्रैवलर के अकाउंट में हमें मिलता था। और इस पीरियड में, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में, मेन फोकस था डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज। दूसरा पीरियड है लेटर कॉलोनियल पीरियड। इस पीरियड का मेन अप्रोच है रीजनल एनालिसिस। और इस अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि हर एक रीजन का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो एक बड़े से रीजन को
छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इस अप्रोच का मेन एम ये है कि जब हम पार्ट्स को पढ़ेंगे तब हम होल को समझ सकते हैं, यानी कि हर एक यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पूरे यूनिट का एक आइडिया होगा। थर्ड पीरियड है 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, और इसी पीरियड में वर्ल्ड वॉर 2 भी होता है। इस पीरियड का अप्रोच है एरियल डिफरेंशिएशन, और एरियल डिफरेंशिएशन में मेन फोकस रहता है हर एक रीजन के यूनिक फीचर को आइडेंटिफाई करना और ये देखना कि कैसे एक रीजन दूसरे रीजन से डिफरेंट है, कैसे अलग है, क्या क्या यूनिक फीचर है। नेक्स्ट, लेट 1950s टू लेट 1960s, इस पीरियड का मेन अप्रोच है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस अप्रोच में हम देखते हैं कंप्यूटर्स और सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज, कंप्यूटर का यूज। इसीलिए इस पीरियड को क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का पीरियड भी कहा जाता है। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच के अंडर लॉज ऑफ फिजिक्स भी अप्लाई किया जाता है अलग अलग ह्यूमन फिनोमिना को समझने के लिए। नेक्स्ट पीरियड है 1970s का पीरियड। तो इस पीरियड का मेजर अप्रोच और एक मेजर डेवलपमेंट था इमर्जेंस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक, रैडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। सो ये 3 नए स्कूल ऑफ थॉट 1970s में डेवलप होते हैं, और ये जो 3 नए स्कूल हैं ये 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी को सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी के साथ थोड़ा और रेलेवेंट बनाते हैं। अब ये 3 स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज क्यों होते हैं? हमने पहले के पीरियड में पढ़ा कि 1950-60s वहां पे जो अप्रोच था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन था, और इस पीरियड में कंप्यूटर्स का यूज होता था, स्टैटिस्टिकल टूल्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसकी मदद से हम ह्यूमन फिनोमेना को एनालाइज कर रहे थे। लेकिन ज्योग्राफर्स इस क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के फेज से इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए 3 नए स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज होते हैं 1970s में, जो 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज वेलफेयर या फिर ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। सो ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट या फिर वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट में मेन फोकस रहता है एक इंसान के वेलबीइंग, हमारे सोशल वेलबीइंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ना और समझना। और ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, और ये तीनों एस्पेक्ट्स एक इंसान के जिंदगी के लिए, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बहुत ही जरूरी है, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट। सो रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट मार्क्सियन थियोरी का इस्तेमाल करते हैं सोशल इश्यूज और पोवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, डिप्रिवेशन, इन सभी के कॉजेस को समझने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट मार्क्सियन थियोरी का इस्तेमाल करते हैं। और रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि जो भी आज के इश्यूज है, जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनका मेन कॉज कैपिटलिज्म है। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट इज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। सो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियर पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे और लिव्ड एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करता है। और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट ये पढ़ने की कोशिश करता है कि कैसे एक जगह का परसेप्शन, एक स्पेशल परसेप्शन, एक एथनिसिटी, रेस या रिलीजन, एथनिसिटी कल्चर से रिलेटेड है, तो कैसे एक जगह का परसेप्शन एथनिसिटी, रेस और रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट पीरियड इज 1990s का पीरियड, जहां पे अप्रोच है पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। सो पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी वाले अप्रोच का मेन फीचर है कि यहाँ पे ज्योग्राफर्स जनरलाइजेशन को और यूनिवर्सल थियोरी के एप्लीकेशन को क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस और ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है रीजन्स की स्टडी को, लोकल कंटेक्स्ट में चीजों को समझने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। यानी कि जब भी हम किसी ह्यूमन फिनोमिना या किसी ज्योग्राफिकल फिनोमिना को अगर स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले हम उसके लोकल कंटेक्स्ट को समझे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में फोकस दिया जाता है लोकल कंटेक्स्ट में हर एक चीज को पढ़ना। नेक्स्ट हम टेबल 1.2 के मदद से पढ़ेंगे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सब फील्ड्स, और ह्यूमन ज्योग्राफी का सोशल साइंसेस के बाकी डिसिप्लिन्स के साथ कैसा एक लिंक है और कैसे ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे। सो ह्यूमन ज्योग्राफी के 6 फील्ड्स हैं: सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो सोशल ज्योग्राफी का
डायरेक्ट इंटरफेस सोशल साइंसेस में और सोशियोलॉजी के साथ है। और सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसका लिंक साइकोलॉजी के साथ है। सेकेंड सब फील्ड है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग, जिसका लिंक या इंटरफेस हम कह सकते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ है। फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ लीजर, जिसका डायरेक्ट लिंक सोशियोलॉजी के साथ है। फिर आता है कल्चरल ज्योग्राफी, जो एंथ्रोपोलॉजी के साथ लिंक्ड है। फिर जेंडर ज्योग्राफी, जो कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और विमेन स्टडीज के साथ लिंक्ड है। फिर आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसका इंटरफेस हिस्ट्री के साथ है। फिर मेडिकल ज्योग्राफी, जिसका इंटरफेस एपिडेमोलॉजी के साथ है। फिर आता है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी का कोई ऐसे सब फील्ड नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक है अर्बन स्टडीज और अर्बन प्लानिंग के साथ। थर्ड फील्ड है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का डायरेक्ट लिंक पॉलिटिकल साइंस के साथ है। फिर पॉलिटिकल साइंस के दो सब फील्ड्स हैं, जो कि है इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, जिसका लिंक है सेफोलॉजी के साथ। सो सेफोलॉजी में हम इलेक्ट्रल ट्रेंड्स, वोटिंग पैटर्न्स, ये सब पढ़ते हैं। फिर आता है मिलिट्री ज्योग्राफी, जिसका डायरेक्ट लिंक मिलिट्री साइंस के साथ है। फोर्थ फील्ड है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसका कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक या इंटरफेस है डेमोग्राफी के साथ। एंड डेमोग्राफी आपको ध्यान में रखना है, इट्स अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट फील्ड है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सो सेटलमेंट ज्योग्राफी का ऐसा कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक अर्बन प्लानिंग और रूरल प्लानिंग के साथ है। लास्ट फील्ड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का डायरेक्ट इंटरफेस इकोनॉमिक्स के साथ है। फिर इसके कुछ सब फील्ड्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, जो कि रिसोर्स इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है। फिर ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका इंटरफेस एग्रीकल्चर साइंसेस के साथ है। फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है। फिर ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, जो कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से लिंक्ड है। फिर ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, जिसका लिंक टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट से है। लास्ट में ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका इंटरफेस इंटरनेशनल ट्रेड के साथ होता है। सो दिस वाज चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन रोज का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।